तुम और तुम्हारी वाइफ के बीच के रिश्ते की सच्चाई क्या है? आखिर पूरा परिवार है यहाँ, तो सबको जानने की जरूरत है। रिद्धिमा के ये शब्द उस पूरे माहौल में गूंज उठे और विहान का चेहरा मानो गुस्से से तिलमिला गया। वो कुछ कहने को होता है कि उसकी दादी की आवाज़ वहाँ गूंजती है। बस, बहुत बोल दिया रिद्धिमा तुमने, और बहुत सुन लिया हमने। पर अब बस एक शब्द और नहीं सुनना है हमें। घर की बड़ी बहू हो, पर काश थोड़े संस्कार भी होते कि जब सामने बड़े खड़े हों तो किस तरह से बातें करनी चाहिए। दादी की बात सुनकर रिद्धिमा गुस्से में कहती है, मुझे कैसी बातें करनी चाहिए? ये बात आप मुझे कह रही हैं, पर आपका चहेता पोता जिस तरह से बातें कर रहा है उसका क्या? बात अपने से बड़ों की है, तो क्या मैं बयान से रिश्ते में बड़ी नहीं हूँ? तो फिर वो किस हक से मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है? किसने हक दिया? इसलिए कि वो आपका चहेता पोता है तो कुछ भी कहेगा, और आप उसे कहने के बजाय मुझे ही चुप करवाएंगी। हर बार गलती मेरी होती है आप सबकी नज़रों में ना। रिद्धिमा बहुत गुस्से में दादी जी से ऐसा बोलती है। तभी वो फिर कहती है, आपका पोता खुद अपने रिश्ते संभाल नहीं पाया और गलती दूसरों की। वाह, सही है इस राजावत परिवार का। बाहर से इतना दमदार और अंदर से इतना खोखला। रिद्धिमा की बातें अब वहां का माहौल पूरी तरह से खराब कर चुका था। और तभी विहान की माँ का ख्याल उस जगह पर जाता है जहाँ कुछ समय पहले मीरा खड़ी थी, पर अब नहीं थी। और फिर देखती हैं कि मीरा सीढ़ियों से होकर अपने कमरे की तरफ जा रही है। वो भी कुछ नहीं कहती और चली जाती हैं, और उनके साथ दादी जी भी, क्योंकि रिद्धिमा की बातें अब उनके सहने से बाहर थी। हॉल में रह जाते हैं तो रिद्धिमा और विहान। और अब तक जहाँ जिस रिद्धिमा के चेहरे पर गुस्सा था, अब वहाँ कुछ और था। होठों पर शैतानी मुस्कान। और वो विहान के थोड़ा करीब आती है और उसके सीने की तरफ अपना हाथ रखने को होती है कि रिद्धिमा विहान को टच कर पाती। उससे पहले ही विहान उसके मंसूबे समझ चुका था, और रिद्धिमा के हाथों का टच खुद पर हो उससे पहले ही उसका हाथ झटक खुद से अलग कर देता है। और गुस्से से रिद्धिमा की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ। तुम जैसी लड़कियों की छुअन से घिन आती है मुझे। बयान की बात सुनकर रिद्धिमा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, ओ, तो मेरी छुअन खराब और उस नैना और आरिका की, उन दोनों की छुअन बहुत पसंद आती है ना? और मैं जब पास आती हूँ तो ऐसे झटक देते हैं जैसे मेरे में कांटे लगे हैं। कॉलेज टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, पर तुम्हें कभी मैं नजर नहीं आई। और तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने तुम्हारे उस भाई को रिझाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उस इंसान से न प्यार का झूठा नाटक किया, बल्कि शादी भी कर ली कि घर में भी तुम्हारे करीब रहूंगी। तो आज नहीं तो कल तुम्हें पा ही लूंगी, अपना बना ही लूंगी। और ऐसा हो भी जाता अगर वो नैना बीच में ना आती, और फिर वो अरिका। पता नहीं उन दोनों ने ऐसा क्या जादू किया, खासकर उस सारिका ने, सीधा तुम्हारी वाइफ बन बैठी। कभी सोचे कि मुझ पर क्या बीती होगी? प्यार करती थी तुमसे, तुम जानते थे ये बात, फिर भी वो सब किया तुमने। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचा तो बस नैना और सारिका के बारे में। आई हेट दिस गर्ल। फिर बयान की तरफ झुककर, वैसे तुम्हारा तो सही है बयान, पूरे मजे हैं। गर्लफ्रेंड भी और वाइफ भी, मजे हैं दोनों तरफ। रिद्धिमा की बात सुनकर बयान गुस्से में कहता है, बस करो, तुम जैसी लड़कियों के यही शौक है, अपना पति होते भी दूसरों पर नजर रखना। और मैं खुश हूँ कि मेरे भाई को जल्दी तुम्हारे इस झूठे चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई नजर आ गई थी, तभी तो चला गया यहाँ से सब कुछ छोड़कर। पर तुम फिर भी नहीं बदली, अब भी गलत जिद पकड़ कर बैठी हो तुम। और गलत जिद का नतीजा भी गलत ही होता है। किसी दिन ऐसा ना हो कि जब तक गलती समझ आए हाथ में कुछ भी ना हो। बिहार की बात सुन रिद्धिमा हंसते हुए कहती है, वाह, जो इंसान खुद गलती करके बैठा हो वो दूसरों की गलतियां गिनवा रहा है। मेरी छोड़ो, मुझे क्या मिला क्या नहीं। मुझे कुछ नहीं भी मिला तो एक खुशी ये सोच कर रहेगी कि किसी को भी नहीं, मुझे नहीं तो तुम्हें भी नहीं। रिद्धिमा के मुंह से ये सब बातें सुनकर बयान कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था रिद्धिमा उन जिद्दी लड़कियों में से थी जिसे हर हाल में अपनी जिद पूरी करनी होती थी। और बयान भी उसके लिए एक जिद से बढ़कर कुछ भी नहीं था, क्योंकि बयान अच्छे से जानता था कि रिद्धिमा ने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई थी बयान को हासिल करने की, जो वो अब तक नहीं कर पाई। और उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, वो रिद्धिमा जानती थी अभियान। पर फिर भी वो चुप था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिद्धिमा का नाम अब उसके परिवार से जुड़ा था। पर कब तक चुप रह सकता था, यह वक्त बताने वाला था। बिहान के जाने के बाद रिद्धिमा खुद से कहती है, तुम्हें पाना अब तक मेरी जिद थी बिहान,
पर अब ध्यान तुम मेरी जिद नहीं हो, बल्कि अब तुम्हारी हार और तुम्हारे घमंड को तोड़ना अब मेरी सबसे बड़ी जिद है, जो जल्द होगा। यह वादा है मेरा। रिद्धिमा गुस्से में थी, तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि उसके चेहरे पर गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। और वो कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। इधर दूसरी तरफ हारिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी और खुद को एक अलग रूप में तैयार कर रही थी, और आईने में देखकर कहती है, बस 2 दिन और ध्यान, फिर सब खत्म होगा। सामने आना मजबूरी थी मेरी, वरना कभी नहीं आती सामने। और जानती हूँ यह बात, अब तक तुम जान चुके होगे कि मैं जिंदा हूँ और मुझ तक पहुँचने की कोशिश भी कर रहे होगे। पर अब हारिका से सामना तुम्हारा होगा जरूर, पर 2 दिन बाद, और फिर होगा सब खत्म, पूरी तरह से। मीरा अपने कमरे में बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो सब मानो किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। अनिकेत की हरकतें, आरिका का उसे बचाना, घर वालों की बातें, खासकर रिधिमा। मीरा के दिमाग में बस आज जो कुछ भी हुआ, वो अब तक उसके दिमाग से जा नहीं पा रहा था। वो ऊपर वाले का शुक्र मना रही थी कि उन्होंने आरिका को सही वक्त पर उसे अनिकेत से बचाने के लिए भेज दिया। अगर आरिका को थोड़ी सी भी देर होती तो उसके साथ क्या से क्या हो जाता। मीरा की आंखों से बहते आंसू इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आज जो घटना उसके साथ हुई थी, उस घटना ने उसके दिमाग पर कितना असर डाला था। इधर दूसरी तरफ हारिका इस वक्त एक अलग से गेटअप में बाहर निकलती है और अपने कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट किए किसी से बात करते हुए कहती है, आज और अभी हम सब पठान के अड्डे पर जाएंगे और वहाँ जो भी गलत लगे उसे पकड़ना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शूट करने में पीछे नहीं हटना है। और आज के आज उस पठान और उसके उस बॉस का पर्दाफाश करना है। बहुत खेल खेल लिया उसने, ये चूहे बिल्ली का। अब वक्त है खेल को खत्म कर उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाने का। हारिका अपनी बात खत्म कर एक गहरी सांस भरती है और कहती है, तैयार हो जाओ बयान, आज हर गुनाहगार को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। हारिका अपनी बात पूरी करती है कि उसके ठीक सामने एक कार आकर रुकती है, और हारिका बिना किसी सवाल उस कार में बैठ जाती है, और उसके कार में बैठने के साथ ही वो उस कार में अपने सामने बैठे इंसान से कहती है, आज हर रात सामने आएगा, पर शायद कोई राज आपके परिवार और भरोसे को तोड़कर रख सकता है। हारिका की यह बात सुनकर वो इंसान कहता है, अगर भरोसा टूटने का दर्द होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उस इंसान की बातों से साफ पता चल रहा था कि ये जो कोई भी थी, वो कोई महिला थी, और शायद ध्यान के परिवार से ही, उसका अच्छा या बुरा चाहने वाली। कुछ देर बाद उस महिला ने हारिका को कहीं छोड़ा और कहा, मैं यहीं तक साथ थी तुम्हारे, अब तुम्हें सब करना है, बस सब सामने आना चाहिए, इसलिए मैं ही अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर तुम्हारा साथ दे रही हूँ। हारिका कुछ कहती नहीं है और कार से बाहर निकल जाती है और वहां से एक बड़े से होटल के अंदर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ बयान किसी का इंतजार कर रहा था, और तभी वहां रियांश आता है, और रियांश को देख बयान कहता है, कहाँ गायब थे पूरा दिन, जानते हो ना कि तुमको यहाँ। वो उससे आगे कुछ कहता कि रियाज कहता है, आपने काम के लिए रखा है मुझे, पर मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं सर, 24 घंटे आपकी हाजिरी में मैं नहीं रह सकता। रियाज साफ शब्दों में बयान से कहता है, और रियाज की बातों को सुन बयान उसकी तरफ देखता है और कहता है, चलो हमें चलना है कहीं। और ये कह अपने तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाता है, और उसके पीछे रियाज। कुछ देर बाद बयान की कार एक संकरे रास्ते से होकर एक बड़े से गोदाम के आगे रुकती है। विहान बिना एक पल की देरी किए बिना कार से बाहर निकल सीधा उस गोदाम के अंदर चला जाता है, और विहान के पीछे रियांश भी। उस गोदाम के सामने खड़े होकर विहान कुछ पल देखता है और फिर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, खेल खत्म। रियांश भी अंदर जाता है। विहान वहां एक बड़े से चेयर पर सामने बैठा था, और उसके सामने पठान, जिसका गैर कानूनी कामों का एक बड़ा साम्राज्य था, विहान के सामने बैठा था, पर उसके चेहरे पर विहान का कोई डर नहीं था। विहान उसकी तरफ देखकर कहता है, तू जानता है पठान कि मुझे कोई भी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए सिर्फ एक बार सवाल करूंगा और चाहता हूँ कि जवाब भी एक बार में ही मिले। विहान की बात सुन पठान अपने मूंछों पर दाव देते हुए कहता है, तो कल का आया लड़का मुझे धमकी दे रहा है। भूलो मत कि जिस धंधे में तुम आज उतरे हो, मैं वहां का राजा हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। पठान की बात सुन बयान के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, और वो बोला, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया,
पर बदले में जवाब के कुछ और ही मिला। और कभी थे तुम यहाँ के राजा, पर अब मैं हूँ। तो अगर चाहते हो कि शरीर में जान रहे तो फिर काम भी वैसे करो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे बारे में पता ना किया हो। ब्यान सिंह राजावत को 1 मिनट नहीं लगता अपने दुश्मनों को खत्म करने, और किसी को दूसरा मौका भी नहीं मिलता। पर तुम्हें मिला है तो सोचो कि कुछ तो बात होगी ना। ये सब कहते हुए बयान की आवाज़ और नजरें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। और तभी बयान ने रियान से कहा, रियाज मुझे पठान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बयान की बात सुन रियाज उसकी ओर देखने लगा कि ऐसी क्या बात है जो उसके सामने नहीं हो सकती। पर फिर कुछ सोच रियाज कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के साथ ही बयान अपनी जेब की तरफ आंख करता है। और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पठान की एक चीख वहां गूंज उठती है। और अपने बॉस की आवाज़ सुन उसके आदमी बयान तक आते हैं कि बयान की गुस्से से भरी आंखों को देखकर वो सब 2 कदम पीछे हो जाते हैं। पठान जो अपना हाथ पकड़ बहुत दर्द से छटपटा रहा था, म्यान उसकी तरफ देखकर कहता है, दूसरों को दर्द देने में बहुत मजा आता है ना तुझे पठान? तो थोड़ा सा दर्द का मजा तो तुझे भी चखना बनता है। क्यों? और चाहता है अगर ये दर्द और ना बढ़े तो मेरे सवालों का जवाब दे, वरना ये बोल बयान अपने एक हाथ में पकड़े उस छोटे से चाकू की तरफ देखने लगता है जिस पर अभी भी खून था। और कुछ सेकंड पहले बिहान ने इसी चाकू से पठान के हाथ पर वार किया था। बिहान की बातें और हसरतें देख पठान समझ जाता है कि क्यों इस गैर कानूनी के धंधे में बिहान को निर्दयी कहा जाता है, जो कुछ करने से पहले सामने वाले को कुछ सोचने समझने की मोहलत ही ना दे। बिहान की खूनी आंखों में पठान एक नज़र देखता है और कहता है, चेहरा मैंने भी नहीं देखा उसका, क्योंकि वो हमेशा चेहरा कवर किए रहता है। पर आज शाम वो मिलने वाला था, पर फिर मना कर दिया। तुम्हें रास्ते से हटाने के बारे में शायद। पठान इतना ही कहा था कि बयान कहता है, अभी फोन कर और कह कि बयान की मौत आज ही होगी, तो वो आज शाम जरूर आए। जरा देखूं तो मैं भी कौन है जिसे मेरी मौत की जल्दी है। बयान की धमकी सुन अब दर्द में तड़पता पठान कुछ नहीं कह सका। आखिर आज तक उसने बस सुना था कि बयान मौत का देवता है। आज देख भी रहा था, क्योंकि उसके आसपास उसके आदमियों की लाशें पड़ी थी, जिन सबको बयान बिना अपनी जगह से उठे ही मौत के घाट उतार चुका था, वो भी पठान की आंखों के सामने। तो भला पठान को डर कैसे नहीं लगता? क्योंकि जहाँ कुछ वक्त पहले तक सब ठीक था, 10 मिनट के अंदर ही वहाँ का माहौल बदल चुका था। और वो माहौल बदलने वाला था बिहान। हुआ ये था कि जब बिहान ने पठान को फोन करने को कहा, तो पठान ने फोन करने का नाटक तो किया और साथ ही साथ अपने एक आदमी को कुछ इशारा भी किया। और पठान इस बात से अनजान था कि बिहान की नजरें पठान की हर हरकत पर थी। और बस होना क्या था, अपने बॉस का इशारा पाते ही पठान का एक आदमी एक झटके में बिहान के पीछे से उस पर वार करता है। पर बिहान कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। आखिर इस माफिया में उतरने से पहले उसने न जाने कितनी मेहनत की होगी, तभी तो वो वहां था जहां पहुंचने की बस कोई सोच सकता था। पहुंच नहीं। पठान का आदमी बिहान तक पहुंचा ही था कि बिहान ने पठान के हाथ में घुमाया अपना चाकू, एक झटके के साथ खींच उस आदमी के गले में घुसा दिया। और उसके बाद उसके बाकी आदमी एक झटके में एक साथ बिहान पर हमला किया। पर अकेला बिहान कुछ मिनटों में पठान के सारे आदमियों को धराशायी कर दिया। अब हालात कुछ ऐसे थे कि पठान का एक भी आदमी सही सलामत नहीं था, और पठान की नजरें हर तरफ थी। और बाद में वो बिहान से कहता है, चलो हम एक डील करते हैं। पठान की बात सुनकर बिहान अपने होठों में सिगरेट फंसाता है और लाइटर से अपनी सिगरेट जला उसका धुआं पठान के मुंह पर छोड़ते हुए कहता है, डील? और तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ डील करने की बात कर रहे हो? बहुत हिम्मत है तुम्हें पठान। पर क्या है ना, मैं एक बार को सोच भी लेता। पर क्या है ना, इस काम में उतरने से पहले मैंने अपना एक रूल बनाया था कि डील औकात वालों के साथ करो, औकात से बाहर लोगों के साथ नहीं। और तुम्हारी जो हालत है वो फिलहाल मेरे साथ किसी तरह की डील करने की नहीं, बल्कि मेरी बात मान, हॉस्पिटल जाकर अपने इस जख्मी हाथ का इलाज करवाओ। उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बिहान सिंह राजावत इतना भी निर्दयी नहीं है कि तड़पने के लिए छोड़ दे, जब तक वो खुद ना चाहे। तो तुमको इतने पैसे तो मैं दे ही सकता हूँ। और ये कहकर बिहान ने पठान के आगे 500 की एक गड्डी फेंकते हुए कहा, आई थिंक इतना काफ़ी है तुम्हारे इस जख्मी हाथ के इलाज के लिए। और अगर कम पड़े तो परेशान मत होना, उस हॉस्पिटल में तुम्हारे अंतिम सांस तक के पैसे भर दिए जाएंगे।
बयान की बात सुन पठान के चेहरे पर अब डर नजर आने लगता है और वो कहता है, ठीक है, कोई डील नहीं, पर अब तुम कभी मेरे रास्ते नहीं आओगे और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पठान की बात सुन बयान कुछ पलों का पोज लेता है और कहता है, ठीक है, पर तब तक जब तक तुम मेरे सामने नजर नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं ये शहरी छोड़कर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस, वादा करता हूँ, यहाँ अपना काम समेट जल्दी ही चला जाऊंगा। विहान आगे कुछ कहता, पठान हड़बड़ी के साथ कहता है। विहान बस दो शब्द कहता है, ओके। पठान जल्दी से अपने फोन से किसी को फोन करता है। विहान इशारों से पठान को अपना फोन स्पीकर पर करने को कहता है ताकि दूसरी तरफ के इंसान की बातें सुन सके। कुछ रिंग में फोन उठता है और उधर से एक भारी आवाज आती है और कुछ बातें होती हैं। म्यान बहुत ध्यान से उस आवाज को सुन रहा था और उस आवाज को सुनकर म्यान को इतना अंदाजा तो हो गया था कि सामने जो इंसान है वो कोई महिला है और अपनी आवाज को भारी कर बात कर रही है। वहीं बयान के इशारे पर पठान उस सामने तरफ फोन वाले इंसान को कहता है, आपका प्लान पूरा हो गया। इस बयान सिंह राजावत की लाश पड़ी है। चाहूँ तो वीडियो कैमरे में भी दिखा दूं, पर सोचा जब दुश्मन इतना बड़ा और इतना डेंजरस था तो फिर वीडियो कॉल पर वो मज़ा नहीं जो सामने से देखने पर है। इसलिए आप भी जाइए। इसकी लाश को अभी यहीं रखूं या फिर किसी जंगल में फेंकना है, ये बता दीजिए। जो भी है, इस बयान सिंह राजावत की लाश सामने से देखने में मज़ा बहुत है। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा जाता है तो पठान कहता है, ठीक है, तो आप आओ। ये कहकर पठान फोन बंद करता है और फिर बयान की तरफ देखकर कहता है, 1 घंटे में वो आ रहे हैं। देखो मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे जाने दो। मेरा हाथ। पठान ने इतना ही कहा कि बयान कहता है, गेट आउट, तुम्हारा जो काम था वो हो गया और अब तुम इस दर्द से निजात पाओ। पठान बयान की बात सुन अपनी जगह से उठता ही है कि धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरता है। दरअसल बयान का ये कहना कि अपने दर्द से निजात पाओ से मतलब था हमेशा के लिए छुटकारा अपनी जिंदगी से। और बयान ने अपने हाथ से झटके से पठान के गले पर वार कर दिया और कुछ ही देर में पठान दर्द से तड़प रहा था। पठान को देखकर बयान कहता है, गद्दारी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमने तो मेरी जिंदगी में तूफान मचाने वाले इंसान का साथ दिया, तो तुम्हें कैसे छोड़ देता। अब जिस जगह तुम्हें भेजा है वहां ना दर्द होगा और दर्द के इलाज की जरूरत। मियान इस वक्त बिल्कुल किसी डेविल की तरह लग रहा था और तभी वो तेज आवाज के साथ कहता है, रियांस। मियान ने इतना ही कहा था कि रियांस वहां भाग कर आता है और जब वो अपने सामने देखता है तो हैरान था। मियान किसी नर्क के देवता से कम नहीं लग रहा था। पठान और उसके आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ थे और बयान अपनी जगह पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, हाथों में सिगरेट जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था, बीचों बीच बैठा था। रियांस ने ऐसा नहीं था कि अंदर से आती आवाजें नहीं सुनी थी, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अंदर आने पर ऐसा कुछ दिखेगा। और बयान जिसकी नजरें पूरी तरह से रियांस पर टिकी थी, वो कहता है, अब ऐसे भी मत देखो कि जैसे तुमने ये सब पहले कभी नहीं देखा हो। तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। इसी के बीच रहना होता है, तो ऐसे मत देखो जैसे मैंने गुनाह किया हो। बयान की बात को सुनकर रियांस तो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? वो बस यही सोच उसके दिमाग में चल रही थी। रियांस को देखते हुए बयान उसके पास चलकर आया और फिर धीरे से उसके कानों के पास झुककर कहा, आज शाम बहुत से चेहरे सामने आने वाले हैं। अच्छा और बुरा बहुत कुछ होगा, बस साथ रहना। और ये बोल वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करके कहता है, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द अब अपने आदमियों को भेजो और यहाँ कुछ बेकार लाशें पड़ी हैं, सबको ठिकाना लगाना है। सारी जगह अंदर से बिल्कुल साफ होनी चाहिए, थोड़ी सी भी बदबू नहीं। रियाज अपनी बात का फ़ोन कट करता है और फिर मुकुल को फ़ोन करके कहता है, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तेरे फ़ोन पर, शाम तक नैना को लेकर पहुँच जाना। रियाज जिसका पूरा ध्यान बयान पर था, बयान की बातों को सुनकर वो उसी तरफ देख रहा था, तो बयान उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है और उसकी मुस्कान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। मानो उस मुस्कान में कुछ था जो अनकहा सा तो जरूर था पर गहरा था। बयान वहां से जाते हुए कहता है, मुकुल मेरा बचपन का दोस्त और नैना उसकी बहन और मेरी। ये के बयान थोड़ा रुक जाता है तो रियांस कहता है, आपके दोस्त की बहन तो आपकी भी बहन हुई ना। रियांस की बात सुन बयान अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है और कहता है, जरूरी नहीं कि दोस्त की बहन बहन ही हो, कुछ और भी रिश्ता हो सकता है
और मुझे नहीं लगता कि मुझसे सवाल करने का कोई हक है तुम्हारा। फिर भी जब पूछ लिया है तो बता देता हूँ कि नैना मेरी बहन नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लाइक माई गर्लफ्रेंड। एक लड़के और लड़की की दोस्ती को दुनिया में इसी नाम से बुलाते हैं ना। म्यान ने बहुत नॉर्मली कही थी ये बात, पर उसकी बात में वजन था, एक सच्चाई। रियाज ने अब और आगे कोई सवाल नहीं किया, सिवाय इसके हम और कुछ वक्त यहाँ रुकने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। म्यान भी अपने फ़ोन पर बातें करते हुए आगे निकल गया और रियाज भी दूसरी तरफ। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां आते हैं जो भियान ने बुलाए थे। जल्दी वहां का पूरा एरिया ऐसे साफ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले तक पूरे फर्श पर सिर्फ खून और लाशें थीं, मानो खून की होली खेली गई हो, और अब पूरी तरह से साफ। शाम का वक्त होने चला था। मुकुल भी नैना के साथ वहां आ चुका था। नैना भी अब पहले से काफी अच्छी कंडीशन में थी। उसका पेट अब नजर आने लगा था थोड़ा थोड़ा, और उसने अपने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उसके उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए वो कैसे उस बच्चे को सजा देती, जिसके आने की वजह बेशक उसकी खुशी नहीं थी, पर उसके पेट में आने के बाद जो खूबसूरत एहसास एक औरत को होता है, नैना उस एहसास को महसूस कर रही थी, जो उसके लिए बहुत खास था, दुनिया की हर खुशी से भी खास। और अपनी बहन के इस फैसले में उसका भाई मुकुल पूरी तरह से उसके साथ था। इस बच्चे को अपनी माँ और मामा दोनों का साथ मिल रहा था, वो खुद में बड़ी बात थी। नैना और मुकुल भाई एक चेयर पर बैठे थे। रियाज की नजरें बार बार नैना के बड़े पेट पर जाती और फिर बिहान की तरफ, जो एक साइड पर खड़ा होकर अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद मुकुल भी अपनी जगह से उठकर बिहान के पास पहुंचा और कुछ पूछता तो बिहान ने कहा, बस विश्वास रख, कुछ देर में बहुत से राज और नकाब एक साथ खुलने वाले हैं। हमारी हर तलाश आज खत्म होगी, बस थोड़ा सा इंतजार। ये कह बयान के फोन पर किसी से कोई कॉल आता है और वो थोड़ा साइड होकर बात करता है, और मुकुल के जाने के बाद खुद से कहता है, हाँ बयान, बहुत से राज भी और नकाब भी, पर शायद उसके बाद तूफान भी उतनी तेजी होगा जो न जाने कितनों के विश्वास को चकनाचूर करके जाएगा। बस ये चाहता हूँ कि तू उस वक्त कमजोर मत पड़ना, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। यह कह मुकुल खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है, और इधर नैना को एहसास था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था, जो रियाज था, उसका ध्यान बार बार उसके पेट के ऊपर जा रहा था। यह सब देख नैना थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मतलब किसी लड़के की नज़र अपने पेट पर और खुद पर देखना किसी भी लड़की के लिए काफ़ी अजीब फील करवाता है, और नैना इस वक्त ऐसी फीलिंग से गुजर रही थी। नैना से जब रहा नहीं जाता तो आखिर में वो पूछ ही लेती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? और हाँ तो टेल मी, और नहीं तो स्टॉप इट, बंद करो मुझे ऐसे घूरना। जब से आई हूँ तब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बार बार मेरी तरफ देख रहे हो। नैना थोड़े गुस्से में कहती है ये बात, और तब तक वहाँ मुकुल और बयान भी आ जाते हैं। और रियाज बिल्कुल चुप था, आखिर कहता भी तो क्या, क्योंकि नैना सही कह रही थी। लेकिन वो बस जानना चाहता था कि नैना की प्रेगनेंसी को कितना वक्त हुआ है, पर वो ये बात कहता या पूछता तो कोई कुछ भी गलत सोच सकता था। इसलिए वो कहता है, बस इसलिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, और जिस तरह की चेयर पर आप बैठी हैं वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है आपके हिसाब से, इससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस, रियाज की बात सुन नैना अब शांत होती है, क्योंकि रियाज की बात सही थी, उस चेयर पर प्रॉब्लम तो सच में हो रही थी। मुकुल नैना का चेहरा देख उसे ठीक से बैठने में मदद करता है, और इसमें बयान भी उसकी मदद करता है। तभी बयान कहता है, चलो वक्त आ गया, उस वक्त का जिस वक्त का इंतजार मुझे कितने वक्त से था, और आज फाइनली वो सही वक्त आ ही गया। अब होगा एक धमाकेदार प्रोग्राम, और ऑडियंस होंगे हम सब। वो सबसे कहता है, मैं यहाँ की लाइटें कुछ वक्त के लिए बंद करूँगा, ताकि असली गुनहगार का चेहरा ठीक से रोशनी में आ सके। और इस बीच कुछ देर तक किसी की कोई आवाज़ नहीं आएगी। जो इंसान यहाँ आने वाला है, या जिससे मिलने के लिए हम सब यहाँ हैं, वो वक्त आ गया है। बस कुछ वक्त तक उसे एहसास ना हो कि यहाँ हम सब हैं। बयान की बात सुन मुकुल को छोड़कर नैना और रियाज दोनों को हैरानी होती है, पर मुकुल के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। इस परेशानी की वजह शायद बिहान से जुड़ी थी। तभी वहाँ मीरा का भी आना होता है। मीरा को वहां देख बिहान हैरान था, क्योंकि उसने तो नहीं बुलाया था उसे, और मीरा का किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो आगे बढ़कर मीरा से पूछता है, मीरा तुम यहाँ पर क्यों आई हो तुम यहाँ?
मीरा बयान की बात सुन उसके चेहरे की तरफ देखकर कहती है, हाँ भाई मैं खुद अपने मन से नहीं, मुझे तो बुलाया गया था यहाँ। तुम्हें बुलाया? पर किसने? मीरा की बात सुन बयान हैरानी से मीरा से सवाल करता है। वहीं तभी वहाँ मुकुल आगे आते हुए कहता है, मैंने। मुकुल की बात सुन बयान कहता है, तुमने? पर क्यों? मीरा को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? इस सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुकुल, तो फिर क्यों? वो बच्ची है अभी, उसे नहीं है समझ अभी इस सब की। जरूरत है बयान, जरूरत है। अगर बात तुमसे जुड़ी है तो वो मीरा से भी जुड़ी हुई होगी, और अगर कोई सच जानने का हक तुमको है तो उसे भी है, इसलिए बुलाया। और मेरा यकीन मानो, जल्द तुम मेरी बात समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुकुल अपनी बात कर मीरा से कहता है, मीरा तुम नैना के पास चली जाओ। मुकुल की बात सुन मीरा कहती है, जी मुकुल भाई। और ये क्या वो नैना के पास जाकर उसका हाथ थाम वहीं बैठ जाती है। उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत था या होने वाला था, पर वो अपने चेहरे को शांत रखती है। इधर रियाज की नजरें बार बार नैना के चेहरे से होकर उसके बड़े हुए पेट पर जा रही थी। पता नहीं क्यों, कुछ तो ऐसा था जो अलग था। भाई रियाज भी एक जगह पर जाकर फिर से बैठ जाता है, और वहाँ की सारी लाइटों को ऑफ कर एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी, जैसे कोई रात में जलने वाला नाइट बल्ब। उस नीली रोशनी में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, पर वहां पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं था। सब लोग चुपचाप से बस इंतजार कर रहे थे। तभी मीरा ने बहुत धीमी आवाज में नैना से कहा, नैना दी, हम यहाँ इस तरह से क्यों हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? और मैं घर पर भी किसी से कुछ भी बताकर नहीं आई। मुकुल भाई ने मना किया था किसी से कुछ भी कहने का। मीरा की बात सुन नैना कहती है, ठीक से तो कुछ मुझे भी नहीं पता। भाई अपने साथ लेकर आए क्योंकि बयान चाहता था, और मुझे भरोसा है कि अगर बयान ने हमें यहाँ बुलाया तो वजह जरूर कोई बड़ी होगी। हम इंतजार करते हैं, तभी कुछ समझ आए। नैना की बात सुन मीरा भी अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि भरोसा तो उसे भी था। बस वजह जानने की जल्दी थी यहाँ आने की। वहीं रियाज जो उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़ा अपने फोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था, मीरा और नैना की बातों को सुनता है। और जब वो नैना के मुंह से सुनता है कि उसे बयान पर पूरा भरोसा है, तो पता नहीं क्यों पर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। उसकी नजरें उस तरफ चली जाती हैं जहाँ बयान और मुकुल साथ खड़े थे। रियाज बयान की तरफ देखने लगता है, और तभी बयान को एहसास होता है कि कोई बहुत देर से उसकी तरफ देख रहा है। यह महसूस कर बयान की नजरें भी रियाज की तरफ गईं, पर रियाज की चोरी पकड़ी जाती उससे पहले ही रियाज ने उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा अपने फोन पर आए एक मैसेज नोटिफिकेशन पर अपना ध्यान दिया, और फिर रिप्लाई में कुछ टाइप कर फोन बंद कर अपने पॉकेट में रख दिया। करीब आधा घंटा होने को था, पर कोई नहीं आया। इंतजार का वक्त हर बीतते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, पर इंतजार था कि खत्म ही नहीं हो रहा था, और जिसका इंतजार था वो इंसान आ ही नहीं रहा था। और ये देख मुकुल ने बयान से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई आएगा? क्योंकि वक्त बहुत हो चला, मुझे नहीं लगता कि वो जरूर आएगा। मुकुल आगे कुछ भी कहता, बयान अपनी बात बीच में कहता है, और उसने इतना कहा ही था कि वहां कुछ आवाज सुनाई पड़ी, मानो किसी के जूतों की आवाज। बीतते पलों के साथ वो आवाज बहुत करीब से आने लगी। सबका ध्यान अब सामने गेट पर था, और तभी वो गेट खुला और एक साया अंदर आया। उस हल्की पीली रोशनी में चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उस इंसान का पहना काला लंबा कोट जरूर नजर आ रहा था। तभी वहां एक भारी आवाज सुनाई पड़ती है, पठान कहाँ हो तुम? और उस बयान की लाश, मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। जब तक उस साय की बात पर कोई भी सामने नहीं आता, तो उसे शायद एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और इस बात का एहसास होते ही वो जल्दी से पीछे पलटता है वापस जाने के लिए, और वो दरवाजे तक गया ही था कि कोई बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वो साया बंद दरवाजे के सामने खड़ा रह जाता है। और तभी वहां का अंधेरा छटता है, और वहां की सारी लाइटें एक एक करके जलने लगती हैं, और कुछ ही सेकंड में जहां अब तक उस जगह थोड़ा अंधेरा था, सिवाय उस हल्की पीली लाइट की हल्की रोशनी से, अब वहां पर जगह जगह लाइटें जल उठी। वो साया एकदम से पलटता है तो उसकी नजरें अपनी नजरों के सामने खड़े बयान पर जाती हैं, और बयान को अपने सामने खड़े देख वो भी सही सलामत उस साय के चेहरे के भाव बदल गए, पर उसका चेहरा कवर होने की वजह से कोई देख नहीं पाया। और तभी उस साय के कानों में एक गहरी आवाज आती है, दिखाई देने का इरादा रखते हैं, जरा चेहरा तो जाए दिखाया, जरा हम भी तो देखें किसमें इतनी हिम्मत है
जो हमसे टकराने का दम है दिखलाया। बिहान की इस आवाज़ को सुन वो साया कुछ नहीं कहता, तो बिहान अपनी जगह से उठता है और कहता है, लगता है कुछ शर्मीले किस्म के इंसान हो, तो हमें ही वहां आकर मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। और ये कहकर बिहान उस साय के सामने गया, और जैसे ही उसका हाथ उस साय के चेहरे पर लगे कपड़े को हटाने के लिए करीब गया, और बिहान का बड़ा हाथ वहीं थम गया, और फर्श पर था बूंद बूंद टपकता खून। बिहान ने जो प्लान बनाया था वो क्या था, वो तो बात की बात थी, पर फिलहाल बिहान ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। बिहान के सामने वो साया था, पर चेहरा नकाब में ढका, और बिहान ने जैसे ही अपने सामने खड़े साये का चेहरा देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी फर्श पर खून की कुछ बूंदें नजर आने लगीं। सब लोग जो छुपे हुए थे उनकी नजरें फर्श पर गिरे खूनों की बूंदों पर पड़ी, तो सब हैरान थे कि हुआ क्या। और तभी अचानक से बिहान के कदम लड़खड़ा गए, और वो 2 कदम पीछे हो गया। हुआ ये था कि बिहान ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी वक्त उस साय ने अपने बचाव में बिहान पर वार किया, और एक चाकू जो देखने में बहुत छोटा था पर धारदार, उसे बिहान की कलाई पर वार कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि बिहान या बाकी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये सब हो गया। और तभी वो साया बिहान को धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगा, और एक गोली की आवाज गूंजी जो रियान ने मारी थी उस साय के पैर पर, और वो साया एकदम से फर्श पर गिरता है, और इस समय उस साय के चेहरे पर से उसका नकाब हट जाता है। जैसे ही उस साय का चेहरा सबके सामने आता है, तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने वो इंसान था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही हाल कुछ मुकुल का भी था। आरका के घर जाने के बाद जो सबूत उसे मिले थे, और फिर हर बात की तहकीकात करवाने पर मुकुल के सामने असली गुनाहगार का नाम तो सामने नहीं आया था, पर यह जरूर कंफर्म था कि बिहान की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम अब तक आई हैं, जो कुछ भी गलत हुआ है, उसमें कोई बाहर का नहीं, कोई घर का ही था। कोई बहुत अपना, फैमिली में से ही कोई था, बहुत अपना, बहुत करीबी, जिसे बिहान के हर एक पल की खबर होती थी, हर एक बात की खबर होती थी। वो कब क्या करने वाला है, क्या चाहता है, और इसी बात का फायदा वो इंसान उठाया था अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। और इस समय बेचारी उसकी खुद की बहन नैना और आरिका की बहन अबिका को इस समय घसीटा। विहान के साथ अपनी नफरत को पूरा करने में नैना और अबिका की लाइफ को न बस खतरे में डाला, बल्कि उनकी लाइफ को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विहान तो बिल्कुल शांति हो चुका था उस इंसान का चेहरा देखकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में वो कभी ये चेहरा भी देखेगा, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो बस अपनी खाली आंखों से अपने सामने उस इंसान की तरफ ही देख रहा था जिसे उसने सबसे ज्यादा अपना समझा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करने वाला इंसान उसके सामने तो होगा, पर यह पल ही उसकी जिंदगी के सबसे खराब पलों में से एक होगा। जिसकी तलाश में उसने दिन रात एक किए, वो उसके सामने तो होगा, पर सवाल करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। नैना की आंखों में भी नमी थी। इस वक्त उसके सामने कुछ बीते पल याद आ रहे थे। एक चेहरा जो काफी वक्त से धुंधला सा नजर आ रहा था, और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो चेहरा साफ नहीं हो पा रहा था। आज वो चेहरा पूरी तरह से साफ था, और यह भी कि वही इंसान था जिसे उसने उस रात पहली बार देखा था। और उस इंसान ने तो अनिकेत को कहा था कि वो नैना को जान से मार डाले, पर अनिकेत डबल गेम खेल गया, और उसने नैना को मारा नहीं, बल्कि उसके शरीर से इस कदर खेला कि वो जीते जी भी जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी को नर्क बनाने के पीछे इस इंसान का हाथ हो सकता है। नैना की आंखों में अब गुस्सा था उस इंसान के लिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी सहा था अब तक, वो सब किसी फिल्म की तरह उसके सामने था। अब उसका रिश्तों पर से विश्वास उठने लगा था। उस इंसान का चेहरा देख हैरान तो मुकुल भी था। उसे ये तो पता था कि कोई परिवार का अपना है, पर ऐसा कुछ होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं सबसे ज्यादा किसी को झटका लगा था तो वो मीरा थी। वो अपने धीमे कदमों के साथ उस तरफ गई जहां वो इंसान गिरा था, और मीरा बिल्कुल करीब आकर बहुत धीमी आवाज में कहती है, माँ, माँ आप और यहाँ इन कपड़ों में। मीरा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ कहा। सब कुछ आंखों के सामने था, पर फिर भी विश्वास करने का दिल नहीं कर रहा था। उसने एक बार फिर से कहा, माँ, आप इन कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने भाई पर वार किया, जिसकी आंखों में भाई के शरीर पर लगे एक छोटी सी चोट को देखकर भी इतनी तकलीफ होती थी, उन्होंने खुद से भाई को तकलीफ दी। आपको समझ आ रहा है माँ
कि आपने अभी क्या किया? आपने भाई, आपने अपने बेटे को चोट पहुंचाई है माँ। आपने अपने बेटे को चोट पहुंचाई है। मीरा के शब्दों में उसका दर्द, हैरानी और तड़प थी। अपने भाई की तकलीफ और माँ को इस रूप में देखकर, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं मीरा ने जैसे ही कहा, आपने अपने बेटे को चोट पहुंचाई? नहीं है वो मेरा बेटा। सुना तुमने? नहीं है वो मेरा बेटा। वो मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सुना ना तुमने? बिहान मेरा कुछ नहीं लगता। मीरा की माँ जोर से चिल्लाई और ये आवाज इतनी तेज थी कि सारे में गूंज उठी। और वहीं अपनी माँ के कहे ये सब बिहान के कानों में पड़े कि उसकी माँ कह रही है कि वो उनका कुछ नहीं लगता। बिहान को ऐसा लगता है किसी ने गर्म शीशा उसके कानों में डाल दिया। ये शब्द इतने तकलीफ देने वाले थे कि शायद ही इससे ज्यादा तकलीफदायक शब्द उसके लिए कुछ रहे होंगे। मीरा अपनी माँ की बातों को सुनकर कहती है, नहीं माँ, ये गलत है, ये झूठ है। आपको कोई ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है ना माँ? मैं जानती हूँ ऐसा ही कुछ होगा, वरना आप बहन भाई के लिए ऐसा कुछ कहना तो दूर, सोच भी नहीं सकती। यही बात है ना माँ? अगर ऐसा है तो आप बताइए, आप बोलिए माँ। यहाँ देखिए सब है, यहाँ आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कुछ कहने के लिए। आप यहाँ सच बोल सकती हैं माँ, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। बोलिए ना, आपको किसने कहा ना ये सब कहने को? आप अपने मन से ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं ना? कुछ कहिए ना माँ, चुप मत रहिए, कहिए कुछ। मीरा थोड़ा तेज आवाज में बोलती है। उसके लिए बात मानना कि उसकी माँ उसके सामने इस रूप में है, यह बहुत बड़ी बात थी, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच से उलट था। सबकी नजरें मीरा पर थी और बिहान चिल्लाया, मीरा। और इसी के साथ मीरा की आंखों में हैरानी उतर आई, क्योंकि उसकी माँ जो इस वक्त उसके सामने उस हुलिये में, जो उसने कल्पना तक नहीं की थी कि कभी सपने में भी अपनी माँ को वह अपने सामने इस हाल में देखेगी। मीरा के बार बार किए सवाल उसकी माँ को गुस्से में भर देते हैं और वो मीरा को धक्का दे देती है, जिससे देख बयान गुस्से में चिल्लाया। वही मीरा तो बस एकटक अपनी माँ की तरफ देख रही थी, जो माँ उसकी एक आह को सुनकर परेशान हो जाया करती थी। आज एक मिनट नहीं लगा उनको अपनी उसी बेटी को तकलीफ देते। वही मीरा की माँ गुस्से में कहती है, क्यों और किस लिए इतने सवाल मीरा? किस लिए और किसके लिए? अपने इस भाई के लिए, इस लड़के के लिए? तो सुनो, कोई नहीं है ये तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है इसका तुमसे या मुझसे, बल्कि हमारी लाइफ को खराब करने में इसकी माँ और इसका ही सबसे बड़ा हाथ है। वहीं बिहान के कानों में जब ये बात जाती है तो वह अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और उसकी मुट्ठियां आपस में कस जाती हैं। आज सालों बाद उसके कानों में वही शब्द गए जो वह कभी सुनना नहीं चाहता था, और वो भी उस इंसान के मुंह से जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। वहीं मीरा के साथ नैना और रियांश भी कम हैरान नहीं थे, जो अब तक मीरा को संभालने के लिए आगे आए थे। वहीं मुकुल शांत खड़ा था, क्योंकि बयान की लाइफ की हर एक ऐसी बात जो उसे पता होनी चाहिए थी, वो सब जानता था। वहीं मीरा धीरे से कहती है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं भाई के लिए? माँ, वो आपके लाडले बेटे हैं माँ, और मेरे भाई माँ। आप कैसे ये सब कह सकती हैं? आखिर हो क्या गया है आपको माँ? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? मीरा के शब्द सुन उसकी माँ कहती है, जो सच है वही कह रही हूँ, और जिसे तू अपना भाई मानकर बैठी हो, असल में हमारी खुशियों में आग लगाने वाली इंसान का बेटा है ये, तुम्हारा सौतेला भाई, तुम्हारे पापा की नाजायज औलाद, जिसे बाद में मेरे माथे पालने के लिए दे दिया गया, ये कहकर कि ये तुम्हारे पापा की निशानी है। पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती थी उस पल में, जब मैंने अपने ही पति को किसी और औरत और उस बच्चे के साथ देखा। जानती हो, और ये सब कब हुआ? हमारी शादी के 5 साल बाद। मेरे बच्चा न होने की वजह से तुम्हारे पापा ने अपनी खुशियां कहीं और तलाशनी शुरू कर दी, और फिर उन्हें अपने ही ऑफिस में उनकी एक एम्प्लाई रेखा मिली, और फिर वह कब एक मामूली सी एम्प्लाई के साथ साथ उनका प्यार बन गई, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी कोख में तुम्हारे पापा का अंश आ गया। ये बिहान, जब से तुम्हारे पापा को पता चला कि वो पापा बनने वाले हैं, उन्होंने रेखा को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सबसे छुपाकर रेखा से मंदिर में शादी भी कर ली कि आगे चलकर उनके बच्चे को कोई नाजायज ना कहे। इसलिए उन्होंने रेखा को अपनी पत्नी और इस बयान को अपना जायज बेटा होने का हक दे दिया, और इस समय उनका ध्यान मुझ पर और अपने परिवार से हटने लगा। मैंने नोटिस किया, पर तुम्हारे पापा पर इतना विश्वास था कि कभी शक नहीं हुआ। सोचा कि शायद ऑफिस में काम ज्यादा होगा, तो इसलिए हम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर मुझे क्या पता था
कि वो हमसे दूर अपनी एक फैमिली बसा चुके हैं, जहाँ वो बहुत खुश थे। शायद उन्हें हमारी याद भी नहीं आती थी कि घर पर उनकी एक पत्नी भी है, जो हर दिन उनका इंतजार करते करते थक जाती है। इस इंतजार में कि कभी तो उसके पति घर लौटेंगे, पर उसका इंतजार हर दिन इंतजार में ही बदल जाता था। और इसी तरह 4 साल बीत गए, और इन 4 सालों में तुम्हारे पापा भी। उनके लिए मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था, और जब मैं कुछ पूछती तो नाराज होकर कहते, काम और बिजनेस में वक्त नहीं मिलता। पर ये नहीं कहते कि अब तुम्हारे लिए वक्त नहीं है मेरे पास। हमारे बीच दूरियां आ चुकी थी, तन से भी और मन से भी। लेकिन कहते हैं हमेशा दिन एक सा नहीं होता, और यही हुआ मेरे साथ भी। एक दिन सुबह से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो मीटिंग सी, और तब माँ जी ने इनको फोन किया तो इनका नंबर नहीं लगा। और तब तक डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिखे। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में। अपनी कोख में पल रहे बच्चे को महसूस कर मैंने अपनी पूरी लाइफ सोच लिया था। हाँ, मेरे पति, मैं और मेरा होने वाला बच्चा होगा, जिसका कब से इंतजार था मुझे। जिस वजह से हमारे बीच दूरियां थी। पर बीती उस एक रात जिस दिन तुम्हारे पापा बहुत ड्रिंक करके आए थे, शायद उस रात ने ही मेरी जिंदगी बदल दी थी, और तुम्हारे रूप में मेरी जिंदगी में एक नई खुशी भेजी थी। उस दिन मैं तुम्हारे पापा से बहुत नाराज थी, लेकिन वही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी कोख में मेरा बच्चा है। बहुत खुशी, और उस दिन को याद कर रही थी। तुम्हारे पापा ने बहुत ड्रिंक किया था, और नशे में ही ना चाहते हुए भी हम दोनों कितने वक्त के बाद करीब आए और एक हो गए थे, और उसका ही परिणाम तुम थी। ये सब बात बताते हुए मीरा की माँ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे मानो वह उस वक्त की बात बताते बताते उस वक्त को महसूस कर रही थी। कितना खूबसूरत रहा होगा उनके लिए वो वक्त, जब उन्हें अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चली होगी। मानो जिंदगी का सारा इंतजार खत्म। जिस खुशी के लिए वो तरसती थी, वह खुशियां उनको मिली थी। लेकिन अब शायद उस पल में और आज के इस वक्त में बहुत फर्क आ गया था। वरना उस पल की बातें वो आज के इस अजीब सिचुएशन में वह अपनी बेटी को नहीं बता रही होती। उनकी बात को वहां मौजूद सब लोग सुन रहे थे, और वो उनकी बातों के जरिए उनकी खुशी को महसूस कर रहे थे, जो उनको उस वक्त मिली होगी अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर। पर तभी उन्होंने कहा, पर जानती हो, जब ये बात तुम्हारे पापा के कानों में गई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको धोखा दिया है, और किसी और का बच्चा उनके सर मढ़ रही हूँ। यहाँ तक कि अपने खुद के अंश, तुम्हें मीरा, तुम्हें। उन्होंने एक पल नहीं लगाया मेरी कोख में पल रहे अपने बच्चे को नाजायज बताते हुए, और अपने खुद के बच्चे को अपना नाम देने, यहाँ तक तुम्हें अपनाने तक से मना कर दिया। शायद ये भी मैं बर्दाश्त कर लेती, पर उन्होंने जब ये कहा कि मुझे अपने बच्चे को अबॉर्शन करवा देना चाहिए, उनके मुंह से ऐसी बातों को सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई थी। क्या जो वो अपने खुद के बच्चे तक को अपनाने से मना कर रहे हैं, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मारने की बात कर रहे हैं। मीरा की माँ अपने अतीत की बातों को सबके सामने रख रही थी। सबकी आंखें इस वक्त नम थीं। कहीं ना कहीं सब उनके दुख के साथ जुड़ चुके थे, और वहीं मीरा की माँ एक बार फिर उस दुख को सबसे बांटने ही बल्कि दोबारा से जी रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके गालों पर बह गए, पर उन्होंने कहना बंद नहीं किया। उन्होंने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर कहा, मेरे सामने मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक से ये सब क्या हो गया। कोई साथ नहीं था मेरे, पर हाँ, उस वक्त तुम्हारी दादी माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बेटे से ज्यादा परवाह मेरी की। उनके साथ की ही वजह से मैं भी खुद में किसी तरह हिम्मत लेकर आती कि एक न एक दिन मेरी जिंदगी में भी जरूर सब ठीक होगा। और इस उम्मीद में देखते ही देखते मेरी प्रेगनेंसी को 9 महीने का वक्त हो गया। डिलीवरी कभी भी होने को थी। उस वक्त बस यही चाहती थी कि तुम्हारे पापा मेरे साथ हों। जब तुम मेरी गोद में आओ तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को देखें। यह एकमात्र ख्वाहिश थी मेरी, पर शायद मेरी ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। तभी तो इन 9 महीनों में हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ चुकी थी। वो अब घर भी ना के बराबर आते। मुझे लगा नाराजगी है शायद, कभी तो जरूर खत्म होगी। मैंने जो हो रहा था किसी तरह सब कुछ होते देख अपनी लाइफ से समझौता कर लिया था कि शायद अभी मेरी जिंदगी में वो खुशियां नहीं लिखी। मैं, तुम और माँ जी अपनी जिंदगी जीने लगे, पर पति की कमी भला कैसे पूरी हो सकती थी। एक दिन मैं मार्केट गई थी, तुम्हारे लिए कुछ जरूरी सामान लेने थे।
और तब मैंने वहीं पर तुम्हारे पापा को देखा। इतने दिनों बाद उन्हें देख मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं उन्हें देख बहुत खुश थी। मैं उनको बताना चाहती थी कि वो अब एक बेटी के पिता बन चुके हैं। तब शायद अपने बच्चे की खबर सुन वो फिर से हमारे पास आ जाएं और हम पहले की तरह साथ रहें। ये सब बातें अपने दिमाग में सोच मैं खुशी से उनके करीब बढ़ी और मैं उन तक पहुंचती कि तभी एक औरत उनके करीब आई। और वो अकेली नहीं थी, बल्कि उस औरत ने एक 5 साल के बच्चे का हाथ थाम रखा था। वो बच्चा उस औरत को मम्मी कह रहा था। वो दोनों उनके पति के करीब गए ही थे कि वो बच्चा तुम्हारे पापा को पापा कहने लगा। मुझे अजीब लगा कि कैसे कोई बच्चा किसी अनजान को अपना पापा कह सकता है। और इस बात से ना उस औरत को कोई फर्क पड़ा और ना तुम्हारे पापा को, बल्कि उस बच्चे के मुंह से खुद के लिए पापा सुन तुम्हारे पापा ने बहुत खुशी से उस लड़के को अपनी गोद में लेकर उसको प्यार किया और अपने दूसरे हाथ से उस औरत का हाथ थाम आगे बढ़ गए। मेरे लिए ये सब ऐसा था मानो किसी ने खौलता तेल मेरे ऊपर डाल दिया हो। ऐसा दर्द, ऐसी तड़प उठी, मेरे कदम लड़खड़ा गए। पर फिर भी खुद की आंखों देखा को झूठ समझ उनके पीछे गई, जहां वो दोनों उस बच्चे के साथ बहुत खुश थे, एक खुशहाल परिवार की तरह। मेरे तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनकी हमसे दूरी की वजह इतनी बड़ी होगी यह पता चल रहा था। मुझसे अब रहा ना गया, इसलिए मैं अब सीधा उनके सामने गई। मुझे देख पहले तो वो हैरान हुए और फिर गुस्से से कहा, मैं वहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने सब बातों को साइड रख उनका हाथ थामते हुए कहा, घर चलिए, आपकी बेटी अपने पापा का इंतजार कर रही है। बस इतना ही कहना था कि उन्होंने मेरा हाथ झटक कर गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो मुझे किसी नाजायज बच्चे के साथ जोड़ने की कोशिश की। अपने पाप को मेरा खून कहना बंद करो। और मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे नाजायज बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। उसका अबॉर्शन करवा लो, पर नहीं, तुम्हें जन्म देना था। और जब अपनी जिद पूरी करी चुकी हो तो उस जिद में मुझे शामिल करना बंद करो। मेरे लिए ना तुम मायने रखती हो ना तुम्हारी वो नाजायज औलाद। इसलिए आगे से कभी मेरे साथ उसका नाम जोड़ना बंद करो। यह है मेरा परिवार, मेरी पत्नी रेखा और मेरा बेटा बिहान, और यही रहेंगे। न मेरा तुमसे कोई नाता है और ना तुम्हारी उस बेटी से। इसलिए मेरे सामने आने की गलती भी मत करना तुम। वहाँ इतने लोगों के बीच तुम्हारे पिता ने बहुत आसानी से मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपने पिता होने के फर्ज से नाता तोड़ लिया, और मेरी आंखों के सामने इतने लोगों के बीच मेरी और तुम्हारी जगह किसी और को देने में एक सेकंड नहीं लगाया। जो जगह हमारी थी वो किसी और को दे दिए। मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। और समझते भी क्यों, जब उनके पास उनका एक दूसरा परिवार साथ था तो हमारी जरूरत ही क्या थी। उस वक्त मेरी नज़र इस बयान की माँ पर गई, जो मेरी बेइज्जती मेरे ही पति के हाथों होते देख मुस्कुरा रही थी, मानो मेरी किस्मत पर हंस रही थी। जो किस्मत कभी मेरी थी उस पर अब उसका हक था। वो मेरी नजरों के सामने मेरे पति का हाथ थाम वहां से चली गई और मैं वहीं रह गई, अपना सब कुछ खुद से दूर होते देख। मैं रोक तक भी नहीं पाई, और रोकती भी तो किस हक से, क्योंकि मेरे सारे हक तो वो खुद बहुत पहले ही किसी और को दे चुके थे। दिन ऐसे ही बीतते गए और मैंने तुम्हारी परवरिश अकेले से करना सीख लिया। ऐसा नहीं था कि तुम्हारी दादी ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, पर वो अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार थे, पर हमें नहीं। और तुम्हारी दादी ने उस वक्त अपने बेटे का नहीं, अपनी बहू का साथ दिया और मेरे साथ ही रही। तुम अब 1 साल की हो चुकी थी, तुम्हारा बर्थडे था, कुछ बच्चे आए थे घर और केक कट होता कि तभी वहां किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इतने वक्त के बाद वो आवाज़ सुन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। सामने तुम्हारे पापा खड़े थे। जितनी हैरानी थी, जितना भी गुस्सा था उन पर, वो एक पल में कम हो गया। उन्हें सामने देखकर थोड़ी खुशी हुई, ये सोचा कि शायद उनको अपनी बेटी की याद आ गई। पर मैं गलत थी मीरा, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। मैंने उनकी तरफ खुशी से अपने कदम बढ़ाए ही थे कि मेरे कदम रुक गए। जो सामने था वो देख मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि खुश होना है या दुखी। ये अपनी बेटी के जन्मदिन की बधाई देने आए हैं या हमें एक और नया गम। मीरा का जन्मदिन था जब मीरा के पापा वहां आए। अपने पति को वहां देखकर एक पल के लिए मीरा की माँ हैरान रह गई, और गुस्सा भी आया कि अब वो क्या लेने आए हैं। पर फिर कुछ सोच वो अपने गुस्से को कंट्रोल की कि शायद उनके पति को अपने किए का पछतावा हो गया हो और अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपनी गलती की माफी मांगने आए हो। ये ख्याल आते ही कहीं ना कहीं उनके एक पत्नी और एक बेटी की माँ होने के नाते उनका दिल पसीज गया, और उन्होंने उनको माफ करने का फैसला भी कर दिया।
और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान सजाए वो अपने पति की तरफ बढ़ी ही थी कि उनके बढ़ते कदम अचानक से अपनी जगह पर ही थम गए और जो उनके सामने था उस पर उनको यकीन करना मुश्किल। उनके पति के पीछे से एक 5 साल का बच्चा निकलकर उनकी बगल में खड़ा हो गया। उनके पति ने उस बच्चे का हाथ थाम रखा था और उस बच्चे ने भी उसी तरह उन पर अपनी पकड़ कस रखी थी। मीरा की माँ को पहचानने में वक्त नहीं लगा कि उनके पति के साथ खड़ा ये बच्चा कौन है। वो बखूबी पहचान गई थी कि ये वही बच्चा था जिसे 1 साल पहले उन्होंने अपने पति और अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ देखा था, जो पूरे हक से उनके पति को अपना पापा कह रहा था और उस औरत को माँ और उनके पति भी पूरे हक से बेटे की तरह उस पर अपना प्यार निछावर कर रहे थे जिस पर उनकी बेटी का हक था। वह प्यार किसी दूसरे को मिल रहा था। ये सब बातें उस लड़के की तरफ देखते ही मीरा की माँ के दिल में दर्द उठा और गुस्सा भी उस बच्चे के लिए जिसने अभी भी पूरे हक से उनके पति का हाथ थाम रखा था। जिसे थामने का हक था तो उनकी बेटी का, पर उसके पिता ने वो हक उसे कभी दिया ही नहीं, बल्कि उसे बेटी तक नहीं माना था और उनसे रिश्ता तक तोड़ लिया था। फिर आज वो यहाँ क्यों है, और वो भी किसी और बच्चे के साथ। सबके दिमाग में अनेकों सवाल थे, खासकर मीरा की माँ। वो कुछ पूछती या कहती, उनकी सास आगे बढ़कर अपने बेटे से सख्त आवाज में कहती है, आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? गलती से आ गए या फिर कोई वजह है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम सबसे रिश्ता खत्म करके गए थे यहाँ से। अपनी माँ की बात सुन मीरा के पिता कहते हैं, यहाँ आप गलत कह रही हैं माँ। मैंने आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि आपने किसी और के लिए अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक मुझसे अपने बेटे होने तक का हक। मीरा के पापा ने लापरवाही से कहा, कोई और नहीं, वो तुम्हारी ब्याता पत्नी है जिसके साथ तुमने बड़े समाज के सामने 7 फेरे लिए थे। इस घर की बहू जिसे पूरे हक और पूरे मान सम्मान के साथ हम इस घर में लेकर आए थे, अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर, और उन्होंने पूरी साफ नियत के साथ अपने हर फर्ज को निभाया। पर यहाँ शायद तुम्हें एक अच्छी परवरिश देने में हम चूक गए। तभी तो जिन खुशियों की वो हकदार थी वो हम उनको नहीं दिलवा पाए, क्योंकि हमारे बेटे ने उनका हक उनसे छीन किसी और दूसरी औरत को दे दिया। उन्होंने गुस्से में कहा। अपनी माँ की बात सुन वो कहते हैं, कोई और नहीं माँ, वो मेरी पत्नी थी, और जो खुशी आपकी बहू इतने सालों से भी मुझे नहीं दे पाई, वो सारी खुशियाँ वो मेरी जिंदगी में लेकर आई। आपकी बहू मुझे एक पिता बनाने का सुख नहीं दे पाई, जिस पर हर आदमी का हक होता है, वो हमें उसने दिया जिसे आप दूसरी औरत कह रही हैं। और फिर पता नहीं कहाँ से एक बेटी को जन्म दिया और उसे मेरे नाम के साथ जोड़ना चाहती है। ये देखिए, यह है मेरा बेटा बिहान, आपका पोता और इस खानदान का असली वारिस। जिसे आप दूसरी औरत कह रही हैं ना, उसने हमारी जिंदगी में इतनी खुशी लेकर आई है, और आपकी ये बहू जिसने सिर्फ धोखा दिया है। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे किसी और की नाजायज औलाद को अपना नाम दे दूं? कभी नहीं। बस बहुत हुआ, मीरा की दादी गुस्से में अपने बेटे से कहती हैं। बहुत कह लिया और बहुत हमने सुन लिया। आपके लिए वो बेशक कोई नहीं, पर हमारे लिए वो हमारी जिंदगी है, हमारे जीने की वजह। आप ये सब छोड़िए और अपने आने की वजह बताइए कि क्यों आना हुआ। क्योंकि तुम्हें यहाँ देखकर लगा था अपनी गलती का पछतावा है, पर बातों को सुनकर समझ आया कि यहाँ आने के पीछे भी कोई वजह होगी। दादी ने अपनी घूरती नजरों से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर वो अपनी नजरों को इधर उधर करने के बाद धीमी आवाज में कहा, यह मेरा बेटा है बियान, आज से ये यहीं रहेगा आपके साथ अपने घर में। अपने बेटे की बात सुन उनकी माँ कहती हैं, वजह हम जान सकते हैं? क्योंकि बेवजह तो तुम सांस भी ना लो। तो फिर? अपनी माँ की बात सुनकर वो कहते हैं, इसकी माँ हमें छोड़कर चली गई और मुझे भी अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर मिल चुकी है, जिसके साथ मैं आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और ऐसे में मेरा बेटा मेरी खुशियों के बीच में आ रहा है। ये कोई अनाथ तो है नहीं जो अनाथ आश्रम में रहे, और ना ही नाजायज जो कहीं भी रह ले, जबकि इसका अपना एक घर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ख्याल आप रखें। आखिर वो पोता है आपका और इस घर का वारिस भी, तो फर्ज है आपका। अपने बेटे की ऐसी नीचता से भरी बातें सुनकर, वो भी इतनी बेशर्मी के साथ सुनकर, उनको खुद पर अब शर्म आ रही थी कि उन्होंने अपनी कोख से एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसके लिए न रिश्तों का महत्व था और न किसी की फीलिंग्स का एहसास। सिर्फ मतलब था तो खुद से। वही मीरा की माँ भी बस हैरान खड़ी थी कि सच में कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, और उन्होंने इतने साल इस आदमी के साथ गुजारे, पर इस मक्कार इंसान की हकीकत से कैसे अनजान रह गई। उन्हें अब खुद पर तरस आ रहा था
कि उन्होंने अपना प्यार, परवाह और वक्त एक ऐसे आदमी पर खर्च कर दिया जो किसी के साथ के काबिल हो। अब उन्हें नफरत होने लगी थी अपने पति से और कहीं न कहीं बिहान से भी, क्योंकि उनका पति अपने इस बेटे को जायज और बेटी को नाजायज कह रहा था, जिसका कसूरवार वो बिहान को मान बैठी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।